अब आज हम मैट्रिक्स मेथड से इसको सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि समीकरण क्या है, साइमल्टेनियस क्या होता है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जैसे जब समीकरण की कल्पना आपके दिमाग में आती है इक्वेशन की, वो बीजी व्यंजक आपस में समानता को शो करते हैं, तो इसी कथन को क्या कहा गया, समीकरण। आपने समीकरण और सरसमीका दो चीजें पढ़ी होंगी। समीकरण भी समानता सूचक होता है, इक्वलिटी उसमें भी होती है, आइडेंटिटी में भी होती है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े हो। ये जो है एक आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। जैसे आप कहते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप कहते हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x के जगह कोई भी मान रखो, दोनों पक्ष बराबर आएगा, इसलिए इसको बोल देंगे आइडेंटिटी, सरसमीका। लेकिन x प्लस 1 बराबर 10 है, तो x का मान 9 ही इसको संतुष्ट करेगा, स्पेसिफिक वैल्यू से ही संतुष्ट होगा, और ये x के सभी मानों से संतुष्ट होगा। तो इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे और इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हो कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण। जैसे आप छोटे क्लास में पढ़ते थे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ a और b जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक वेरिएबल इस्तेमाल है, a इज नॉट इक्वल टू 0, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगी, तो इसको बोलते हैं एक चर में रैखिक समीकरण जिसमें एक ही वेरिएबल होगा इस्तेमाल, और इसको बोलते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। 2D में आपने पढ़ा होगा, यहाँ दो चर इस्तेमाल हुए, x और y, और ये बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में यानी कि लीनियर। यहाँ देखिए, यहाँ कितने वेरिएबल हैं, दो, और ये सेम वैल्यू कौन है, 6 4 से x का मान 6, y बराबर 4 से ये भी संतुष्ट हो रहा है, ये भी। यहाँ देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आप मोर देन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल इन मान रहे हैं, और प्रत्येक जो है समीकरण x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 को संतुष्ट करेगा। देखो 1 1 2 1 3, फिर 2 3 5 4 9, फिर 5 और 4 9, 9 में 3 गया 6। तो इस स्थिति में क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पहली बात ये समझिए कि रैखिक युगपत समीकरण क्या होता है। समीकरण तो आदमी जान लेता है, इक्वलिटी से बना है, कि दो एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएं तो इक्वलिटी से बना है समीकरण। और उसके बाद जो है इसको बोलेंगे लीनियर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि x और y की पावर जब भी एक होती है, लीनियर किस लिए बोलते हैं कि इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो एक रेखा प्राप्त होती है। अब एक लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्या होता है कि वह समीकरण समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक अज्ञात चर संबद्ध होते हैं, और प्रत्येक समीकरण जो होता है x और y और z के समान मानों से संतुष्ट होता है। क्लियर हो गया, समझ गए। समीकरण समूह जो दो या दो से अधिक अज्ञात चरों से संबद्ध होता है, और प्रत्येक समीकरण अज्ञात चरों के समान मानों से संतुष्ट होता है, जो है कि युगपत समीकरण कहलाता है। समूह है जो दो या दो से अधिक अज्ञात चर राशियों से संबद्ध होता है, और प्रत्येक समीकरण अज्ञात राशियों के समान मानों से संतुष्ट होता है, रैखिक युगपत समीकरण कहलाता है। तो ये बढ़िया से याद कर लीजिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 2 or more than 2 वेरिएबल्स इन विच ईच इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है कि अज्ञात चर के विशिष्ट मान या मानों को संतुष्ट करता है, जबकि आइडेंटिटी अज्ञात चर के सभी मानों से संतुष्ट होती है। जैसे आप कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a और b का कोई भी मान रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। लेकिन अगर आप x प्लस 1 बराबर 10 रखते हो तो x के विशिष्ट मान से ही संतुष्ट होगा। इसलिए जो बीजीय समीकरण होते हैं उन मूलों की संख्या जो होती है सीमित होती है। बीजीय समीकरण द्विघात है तो अधिकतम 2 मूल, त्रिघात है तो अधिकतम 3 मूल। जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं उसमें नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब पढ़ते हो तो उसमें मूलों की संख्या असीमित होती है,
क्योंकि जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं वो पीरियाडिक फंक्शन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, एक निश्चित कोण के बाद मान की पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे साइन थीटा बराबर 0 है तो इसका रूट्स जो होगा 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 1000 पाई, 1 लाख पाई, सब इसके रूट्स होंगे। तो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट रूट्स होते हैं। उसी के लिए बनाया गया थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा आपने पढ़ा था 11th। और जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं उसमें नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल, त्रिघात के अधिकतम 3 मूल। और आइडेंटिटी तो जानते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। थीटा का कोई भी मान रखेंगे दोनों पक्ष बराबर होंगे। आइडेंटिटी का मतलब सर्व समीका, जो सभी को संतुष्ट करता है। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो अज्ञात चर के सभी मानों को संतुष्ट करे वो सर्व समीका होता है। और ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो अज्ञात चर के विशिष्ट मान या मानों से संतुष्ट हो उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। तो अब आपने इसको समीकरण समझा, सर्व समीका समझा, और उसके बाद आपने कुछ, मैं 2D पर अभी मैं चर्चा करूंगा। 2D में और बाद में 3D में भी ये बहुत काम देता है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपने जब पढ़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, खूब ध्यान समझिएगा। इसको हल करने के लिए बहुत सारे मेथड बताए हैं। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बज्रगुणन विधि, तमाम विधियों से तुलनात्मक विधि, ग्राफ विधि, तमाम विधियों से x और y का मान आपने निकाला। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है तो उस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो, तो आप ध्यान दीजिएगा। जब उसमें आप करते हो उसको, तो आप क्या करते हो, उसको भी एलिमिनेशन मेथड से यानी विलोपन विधि से हिसाब करते हो। इसमें b2 का मल्टीप्लाई कर देते, इसमें b1 का, तो b2 का गुणा कर देते a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 बराबर 0। इसमें b1 का गुणा कर दें a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 बराबर 0, घटा देते हैं। घटाएंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि y का गुणा हमने बराबर किया था। b2 का गुणा किया b1 b2y, b1 b2y। अब ये आपका आ गया a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस b2 c1 माइनस b1 c2। तभी हो जाएगी x कॉमन ले लो, a1 b2 माइनस a2 b1, इधर हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। अब क्या करते हैं, एक तरीका और, आपने किसको, y को विलोपित करके x की वैल्यू निकाला। अब x को विलोपित करिए तो यहाँ देखिए a2 का गुणा कर दीजिए और इसमें a1 का गुणा। तो a2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 बराबर 0। और इधर a1 का गुणा करेंगे तो a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 बराबर 0। जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कैंसिल हो गया। a2 b1y माइनस a1 b2y प्लस a2 c1 माइनस a1 c2। y कॉमन लेंगे तो a2 b1 माइनस a1 b2y बराबर a1 c2 माइनस a2 c1। अब बेटा इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पे a1 b2 है तो हम इसमें ऋण का गुणा करके बराबर करना चाहते हैं वही, तो ऋण का गुणा करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1y बराबर a2 c1 माइनस a1 c2। अब इसको भी इसी रूप में लिख सकते हैं, y बटे a2 c1 माइनस a1 c2 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। अब देखिए x बराबर, देखिए राइट, दोनों समीकरण 1 और 2 का देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 y बटे a2 c1 माइनस a1 c2 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
अब इसी को लिख सकते हैं हम लोग B1 B2 C1 C2 Y बटे C1 C2 A1 A2 और 1 अपान A1 A2 B1 B2। आपने इसको पढ़ा होगा जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, बज्रगुणन विधि। देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट देखिए B1 C2 माइनस B2 C1, तो A2 C1 माइनस A1 C2, A1 B2 माइनस A2 B1, एकदम साड़ी का द्वितीय कोट के साड़ी का कॉन्सेप्ट देखो B1 C2 माइनस B2 C1, A2 C1 माइनस A1 C2, A1 B2 माइनस A2 B1। सीखा था इसमें जब इसकी ग्राफ की स्थिति थी, 3 केसेस सीखे थे। A1 जब समीकरण हो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो 3 केस था। नंबर 1 था, ध्यान दीजिएगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, यानी कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इस तरीके से दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, तो इस केस में एक अद्वितीय हल मिलता है, एक अद्वितीय हल। और क्या होता था, और इसको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका रीजन भी बताया था। और इस केस में जब हल मिलता है जिसको बोलते हैं संगत, कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, संगत, संगत हल, क्योंकि हल मिल रहा है इसलिए कंसिस्टेंट। तो इस केस में क्या होता था, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, जब अद्वितीय हल मिलता था। वास्तव में इसका कॉन्सेप्ट आपको बना है कोऑर्डिनेट से, कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी तो उनकी प्रवणताएं बराबर नहीं होती थी। यानी कि आपने जब उसको पढ़ा होगा, अगर तो चूंकि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तो B1y बराबर माइनस A1x माइनस C1, तो y बराबर होगा माइनस A1 अपान B1x माइनस C1 अपान B1। तो जब इसकी तुलना हम लोग करते हैं y बराबर M1x प्लस D1 से, D1 अंतःखंड मान लो, तो M1 का मान ऋण A1 बटे B1 और D1 का काम माइनस C1 बटे B1। सेम यही दूसरी रेखा के लिए A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, तो यहाँ M2 इसकी रेखा की प्रवणता माइनस A2 बटे B2 और D2 माइनस C2 बटे B2। आपने इसको स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा 11th में। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो जाहिर सी बात है उनकी प्रवणताएं बराबर नहीं होंगी। M1 इज नॉट इक्वल टू M2, तो हो जाता है ऋण A1 अपान B1 इज नॉट इक्वल टू ऋण A2 बटे B2। इसी को हम लिख सकते हैं A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो जब रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, आपको 2D में प्रतिच्छेद करेंगे, तो एक ऐसा बिंदु होगा जो इस रेखा पर भी, इस रेखा पर भी, तो इस केस में एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इस हल संगत होगा, यानी कंसिस्टेंट हल होगा। तो पहला आपने इसको पढ़ा जरूर होगा, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और एक अद्वितीय हल मिलता है, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल मिलता है। दूसरा केस था, ध्यान दीजिएगा, दूसरा केस था, इसमें क्या होता कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती थी। तो रेखाएं जब एक दूसरे के बेटा समांतर हो जा, जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती, देखिए समांतर पैरेलल हो जाती, तो पैरेलल होने पर स्लोप बराबर होती है। आप जानते हो अगर दो रेखाएं समांतर रहती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, M1 बराबर M2। तो M1 का मान ऋण A1 बटे B1 इज इक्वल टू ऋण A2 बटे B2। तो इसको लिख सकते हैं A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2। लेकिन अंतःखंड देखिए अलग अलग, देखिए अंतःखंड ये है, इसी को अंतःखंड बोलते हैं D1, और ये अंतःखंड D2। अंतःखंड बराबर नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2,
तो क्या होगा, माइनस C1 अपान B1 इज नॉट इक्वल टू माइनस C2 अपान B2। इसको लिख सकते हैं B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो A1 अपान A2 B1 अपान B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं है। तो तब रेखाएं समांतर रहती है, एक दूसरे के पैरेलल रहती है, और जब पैरेलल रहेंगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो कोई ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जो हल होगा। तो इसलिए नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत, हल मिलेगा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे असंगत। आपने इसको भी पढ़ा होगा जरूर, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू, चूंकि समांतर है तो यहां, तो वहां क्या था, वहां चूंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो प्रवणता बराबर नहीं होगी, और यहां समांतर है तो प्रवणता तो बराबर होगी, लेकिन अंतःखंड तो अलग अलग होगा। ये D1 अंतःखंड काट रहा है D2, तो जो है अंतःखंड तो बराबर नहीं होगा, लेकिन प्रवणताएं बराबर होगी। तो प्रवणता बराबर कर दिए और अंतःखंड को बराबर नहीं किए, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ये दूसरा केस है जो जिसमें कोई हल नहीं मिलता, इसलिए इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत। ध्यान दीजिएगा। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस क्या होता है कि ओवरलैपिंग लाइन्स हो जाती है, संपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक रेखा, ये संपाती रेखाएं, ओवरलैपिंग लाइन्स। यहां प्रवणता भी बराबर हो जाती है, यमोन बराबर M2, और देखिए अंतःखंड भी दोनों का बराबर ही है, तो यमोन बराबर M2, तो ऋण A1 बटे B1 इज इक्वल टू ऋण A2 बटे B2, तो लिख सकते हैं A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, और अंतःखंड भी बराबर D1 बराबर D2, तो क्या हो जाएगा, माइनस C1 बटे B1 इज इक्वल टू माइनस C2 बटे B2, इसको लिख सकते हैं B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो इसको बोलते थे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही है तो हर बिंदु ही दोनों का हल है, तो रेखाएं तो अनंत तक जानती है, तो अनंत हल होंगे। तो इसमें भी चूंकि हल मिल रहा है, कंसिस्टेंट यानी कि संगत, हल मिलने का मतलब संगत। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस यानी कि क्या अनंत हल मिलते हैं, और इसमें क्या होते हैं, कोई नहीं मिलता, इनकंसिस्टेंट, और इसमें एक अद्वितीय हल मिलता है, कंसिस्टेंट। तो इसको आपने हाई स्कूल में जरूर सीखा होगा, हो सकता है इसका प्रूफ ना सीखे हो, 11 में इसका प्रूफ किए होंगे आप स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये केस होते हैं रेखाओं के बारे में। हाँ, लंबवत का भी बता सकते हो, यमोन M2 ऋण 1 कर दो तो A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0 आ जाएगा। A1 मतलब यमोन M2 ऋण 1 करोगे तो यमोन M2 ऋण 1 कर दोगे तो ऋण A1 बटे B1 इंटू ऋण A2 बटे B2 बराबर ऋण 1, A1 A2 बराबर हो जाएगा माइनस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0। तो लंबवत होने का भी कंडीशन, लेकिन अभी उस पर हमको चर्चा नहीं करनी है, हमको चर्चा इस पर करनी है कि अद्वितीय हल हो तो A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अब कोई हल नहीं है, असंगत हल है, तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। और जब एक दूसरे को ओवरलैपिंग लाइन्स हो, संपाती रेखाएं हो, तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। इसको आप पढ़ चुके होंगे। तो x धन 3y 7 है और 3x प्लस y बराबर 7 है। अब इन्हीं को हल करना है बच्चों। आप हल करना जानते हो, पहले भी आप हल किए हो इसको, आपने कई विधियों से इसको हल करके एक्स वाई का मान निकाला था, लेकिन यहां हम लोग आव्यूह से इसको हल करना है। आव्यूह से इसको हल करेंगे तो सबसे पहले दिए गए युगपत समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। ax बराबर b मतलब देखिए a का मतलब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, a गुणांक 2 3 3 1 गुणांक लिखना है। देखिए 2 3 3 1, x का मतलब एक्स वाई और b का मतलब 7। अब आप ये पूछ सकते सर ऐसा क्यों कर दिया, 2 3 3 1 एक्स वाई 7 7 कैसे किया। देखिए अगर आप दो अवयवों का गुणनफल पढ़े हो, दो अवयवों का गुणनफल, तो आप क्या करते हो, पहला रो पहला कॉलम, ये तो कहते हो
पहला रो पहला कॉलम तो 2x प्लस 3y, और दूसरा रो पहला कॉलम 3x प्लस वाई, और इधर 7 7। और जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। फिर लिख सकते हो 2x धन 3y बराबर 7, 3x धन y बराबर 7, फिर वही आ गए। तो सबसे पहले जो दिए गए युगपत समीकरण है, ए मानेंगे इसको, माना ए बराबर 2 3 3 1, x बराबर x y, b बराबर 7 7। तो ए एक्स बराबर जब b के रूप में हो जाएगा तो ए इनवर्स ले लेंगे, ए इनवर्स ए, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स ए का मान आई होता है, आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी, और आई एक्स का मान एक्स होता है, एक्स का मान ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, हर क्वेश्चन में एक बार इसको बनाएंगे आप। इसको देखिए गुणांक देखिए 2 3 3 1 और एक्स वाई, इसी को इस रूप में लिख देंगे। एक्स बराबर है वही चीजें भी, अभी आप गुणा कर कंपेयर करो फिर वही आ जाएगा। ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख लेंगे, और इसको ए मान लेंगे, इसको एक्स इसको बी, ए इनवर्स ले लेंगे तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब हम ए इनवर्स निकालना जानते हैं, तो ए इनवर्स निकालना सब जानते हैं, ज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व तो है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग ए क्या माने हो, ए बराबर क्या है 2 3 3 1। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे 2 3 3 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 9, -7 आ गया, -7 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, अतः व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रम मिलेगा, ये सब आपको पता है। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। A1 1 करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम 1 आएगा, A1 2 करेंगे तो चिन्ह माइनस रहेगा, जानते ही हो, पहला रो दूसरा कॉलम 3 आएगा। A2 1 करोगे दूसरा रो पहला कॉलम 3 आएगा, और A2 2 करोगे तो 2 आएगा। फिर क्या होगा, सी बनाओगे, सी का मान 1 -3 2। अब एडजॉइंट ए लिखोगे, एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है सी डैश, तो सी डैश का मतलब 1 -3 3 2, पहले भी कर चुके हो। अब ए इनवर्स निकालोगे, ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए का मान 7 है, 1/7, इसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दोगे, 1 -3 2 रख दोगे, ए इनवर्स मिल गया। अब समीकरण 1 से x बराबर क्या है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू 1/7, 1 -3 2, और बी की वैल्यू है 7 7। अब गुणा करना आप जानते ही हो, गुणा करना सभी लोग जानते हो, पहला रो पहला कॉलम, हर बच्चा जानता है x का वैल्यू है एक्स वाई। अब पहला रो पहला कॉलम 1 7 जा 7, और यहाँ -21, -3 7 जा 21 प्लस 14 हो गया। तो आ गया क्या, -1/7, ऋण 14 ऋण 7, ऋण 1/7 का गुणा कर दो 2 1, ये एक्स वाई का मान होगा। तो कंपेयर करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल है, एक्स बराबर 2 वाई बराबर, यही इसका हल हो गया। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। हर बच्चा दिए गए युगपत समीकरण को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे, ए है ए एक्स है बी। कोई पूछा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, अभी मल्टीप्लाई करो फिर उसी रूप में आ जाएगा। तो ए एक्स बराबर बी का रूप का है, तो इसको ए मानेंगे, इसको एक्स इसको बी, ए एक्स बराबर बी, ए इनवर्स ले लिए तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब हमारा टारगेट है कि ए इनवर्स में बी का मल्टीप्लाई। ए इनवर्स तभी निकलेगा जब एडजॉइंट ए निकालोगे। ए बराबर क्या है 2 3 3 1, डिटरमिनेंट ए निकाले, पूरा ही निकालना आपको आता है, एडजॉइंट ए निकाले, ए इनवर्स निकाले। समीकरण क्या कहता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स और बी की वैल्यू 7 7 रख दिए, हल किए, 2 और 1, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 1। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हो, 2 और 1 इसमें रखिए तो 2 दूनी 4 3 7, यहाँ भी देखो 3 दूनी 6 1 7। एक्स और वाई के समान मानों से संतुष्ट हो रहा है युगपत समीकरण दोनों। तो ये ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपने इसका आंसर देना। कोई दिक्कत किसी को?